fighters from the pro-democracy People's Defence Force move into defensive positions, ready to engage with soldiers from the State Administration Council, or SAC, as the junta calls itself. साउथ एशिया एक वक्त था जब इस रीजन को सिविलाइजेशन की जन्मभूमि कहा जाता था, लेकिन आज यही रीजन टूटते सपनों, गिरते हुए सिस्टम्स और संघर्ष करती जनता की तस्वीर बन गया है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक हर जगह लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। सत्ता की कुर्सियां डगमगा रही हैं। अब सवाल ये उठता है, साउथ एशिया क्यों गिर रहा है और भारत की नींव आज भी जिंदा कैसे है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। आज अगर हम अपने चारों तरफ नजर डालें और देखें तो साफ दिखाई देता है कि साउथ एशिया के लगभग हर पड़ोसी देश बड़े संकट से गुजर रहे हैं। कहीं तख्ता पलट देखने को मिल रहा है तो कहीं सड़कों पर खून से लथपथ सिविल वॉर देखने को मिलती है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हिंसा लगातार बढ़ती नजर आई है। और अब नेपाल की सड़कों पर भी यूथ सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करता नजर आया है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा साउथ एशिया उथल पुथल और इंस्टेबिलिटी की ज्वाला में जल रहा है और हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती नजर आ रही है। हाल ही में खबर देखने को मिली कि नेपाल में प्रोटेस्ट किस कदर बढ़ गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भद्रपुर आवास पर प्रोटेस्टर्स ने आग ही लगा दी, जिससे साफ तौर पर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ नजर आया। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, पर आखिर ये है क्या ये देश में आम जनता की गहरी नाराजगी और सरकार के खिलाफ बढ़ता क्रोध है, या फिर एक मैन्युफैक्चर्ड नाराजगी है जिसके सहारे कोई ताकत नेपाल में अशांति पैदा करना चाहती है? ये जो भी है, पर इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल राइट्स की सेफ्टी अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस घटना ने ये मैसेज दिया कि ये सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि देश की स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मजबूती पर भी गंभीर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हम सबको लगता है कि देश में कुछ भी गलत होना इंटरनल मैटर कहलाता है, जबकि हकीकत ये है कि किसी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो बाहरी ताकतें उस इंस्टेबिलिटी को और हवा देती हैं। कभी हिडन नेटवर्क्स या तो कभी इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स, ये सब मिलकर हालात को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब किसी देश की हालत पहले से ही कमज़ोर होती है, जैसे इकॉनमी खराब हो या फिर सरकार कमज़ोर हो, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो या लोग आपस में ही बटे हो, तो बाहर की ताकतें उसी बात का फायदा उठाती हैं। इसीलिए पड़ोसी देशों की क्राइसिस को केवल उनके अंदर की पॉलिटिक्स कहकर टाल देना शायद आसान नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 15 वर्षों के अनुभवों से कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं में बाहरी ताकतों की चालों का भी बड़ा असर होता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं केवल हमारे पड़ोसी देशों में हुई हैं। अपने देश में भी पिछले कुछ सालों में कई बार कोशिश की गई कि हालात बिगाड़े जाएं। कभी CAA के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन खड़े किए गए, तो कभी किसानों के तथाकथित आंदोलन ने महीनों तक देश को जाम करके रखा। यहाँ तक कि चुनावों के बाद वोट चोरी जैसे आरोप लगाकर माहौल गर्म करने की कोशिश की गई। लेकिन शायद शासन और प्रशासन के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी नींव को मजबूत रखा है। इतने मजबूत हैं कि ये सारे प्रयास कुछ समय चले और फिर खुद ही विफल हो गए। सोचिए जरा, भारत की नींव का मजबूत होना, भारत में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मजबूत इंस्टीट्यूशंस ने हमेशा हालात को संभाला है, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा टफ डिसीजंस लिए, सिस्टम ग्राउंड पर काम करता हुआ दिखा और भारत को टूटने से बचाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर ही देख लीजिए, जहां मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद चुप ना रहते हुए उसका जवाब देना जरूरी समझा। ये दिखाता है कि जब लीडरशिप पे क्लैरिटी है और इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं, यही कारण है कि देश किसी भी संकट से लड़कर उसमें से निकल आता है। यही वजह है कि जहां बाकी पड़ोसी देश अशांत हैं, तो वहीं भारत स्टेबिलिटी और रेजिलियंस का एग्जाम्पल बनकर खड़ा है।
लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का फर्क यही है कि जब पूरा साउथ एशिया इंस्टेबिलिटी और अशांति से जूझ रहा है, तब भारत आज भी मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की डिसिसिव लीडरशिप और देश की मजबूत संस्थाएं मिलकर इस बात की गारंटी देती हैं कि भारत न सिर्फ क्राइसिस झेलता है, बल्कि और भी फ्लेक्सिबल बनकर देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज भारत पूरे रीजन के केओस के बीच एक स्टेबिलिटी और होप का उदाहरण बनकर खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।